हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आप लोग ने काउंसलिंग का फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। और बहुत ही आसान तरीके से हो जा रहा है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि यहाँ पे आपको कोई भी काउंसलर की जरूरत नहीं है। इवन मैं भी बहुत सारे फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे जीतू सर भी बहुत सारे फॉर्म फिल कर रहे हैं। हर दिन 40 से 50 फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ, हर दिन 40 से 50 फॉर्म जो हमारे जीतू सर फिल कर रहे हैं। हम लोग कोई भी चार्ज नहीं ले रहे। और मैंने ये भी देखा है कि सीजीडीएमई ने यहाँ पे एक गलती की है। गलती ये की है कि अगर किसी के पास आपका स्कोर कार्ड है तो मतलब आपका रोल नंबर, और अगर एप्लीकेशन नंबर है और आपका डीओबी है तो वो अपना नंबर उसमें रजिस्टर कर सकता है। यहाँ पे एक तरफ ये बोलते हैं कि हम कैटेगरी चेंज करने नहीं देंगे, वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर चेंज नहीं करने देंगे, ईमेल नहीं करने देंगे, और कोई भी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डाल सकता है। तो कुछ काउंसलर लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि बच्चे से उनका स्कोर कार्ड ले लिया। अब स्कोर कार्ड के बेसिस पर उन्होंने उनका फॉर्म फिल कर दिया, मतलब अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लिया, अपना मेल कर लिया। और उसके बाद जब पेरेंट्स कहीं पे जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो उनको आ रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड। फिर पेरेंट्स को पता चल रहा है कि वो तो किसी काउंसलर ने कर दिया है। फिर काउंसलर उनसे पैसे ले रहे हैं, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000 रुपए। काउंसलर लोगों का एक काम है आपको डराने का। मैंने अभी भी देखा एक नोटिस आया सीजीडीएमई की तरफ से कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो। तो उन्होंने इसको भी बड़ा चढ़ा के बता दिया। उन्होंने बता दिया अरे एडिट करना है, सीजीडीएमई तो नोटिस डाल देता है। नोटिस डालने के बाद वो बोलता है तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इसलिए तुमको पेड काउंसलिंग लेनी चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, इसमें पेड काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है। इवन अब आप बोलोगे सर तो आपने बताया क्यों नहीं कोई भी फॉर्म फिल करके। जरूरत ही नहीं है फॉर्म फिल करके बताने की, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से है। आपको पता है सीजीडीएमई की वेबसाइट पे जाना है, उसमें आपको वहां पे नीट यूजी एडमिशन ईयर 2025 लिखा होगा, एमबीबीएस बीडीएस, वहां पे आपको जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। उसके बाद आप बिल्कुल सिंपल सी चीजें फिल करेंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। सिंपल सी चीजें फिल करेंगे, लाइक रोल नंबर फिल करेंगे, एप्लीकेशन नंबर, डीओबी डालेंगे और एक सिक्योरिटी पिन डालेंगे। तो उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। इतना डालने के बाद आपको सबसे पहले वो कुछ चीजें भरनी है, नो नो करना है वहां पे। जैसे आप पीडब्ल्यूडी को बिलोंग तो नहीं करते, फ्रीडम फाइटर को बिलोंग तो नहीं करते हो, सैनिक को बिलोंग तो नहीं करते हो, उसमें सब में नो 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 करना है। नीचे एक ऑप्शन आता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर बीडीएस ओनली, उसमें नो करना है। अगर आप एमबीबीएस में भी करना चाहते तो उसमें नो करना है। अगर आप बीडीएस में बस करना चाहते तो वहां पे यस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 की डिटेल्स भरनी है, मार्क्स पढ़ने हैं, पीसीबी में क्या थे हमारे मार्क्स थे। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपना एड्रेस फिल करना है जो कि आधार कार्ड के जैसा भर देना है। और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस लॉकिंग करनी है। अब आप चॉइस को अनलॉक भी कर सकते हैं और इसका कोई अमाउंट आपको नहीं देना है। आप वहां पे जाइए चॉइस अनलॉकिंग में, आप आराम से चॉइस को अनलॉक भी कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा और आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो सीजीडीएमई को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि भैया इतना आसान नहीं करना चाहिए कि किसी के पास भी अगर किसी का स्कोर कार्ड है तो अपना मोबाइल नंबर वहां पे रजिस्टर कर दे। फ्रॉड की कैटेगरी में आता है और पेरेंट्स लोग के समझना चाहिए, इसके खिलाफ आपको एफआईआर करना चाहिए कि कैसे कोई आपका स्कोर कार्ड लेके आपका मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर कर सकता है और फिर आपको धमका सकता है कि हम आपको ओटीपी नहीं देंगे या ये चीज नहीं करेंगे। तो इस चीज का ध्यान दें। अब आते हैं काउंसलिंग पे। तो ऐसा बहुत ही क्या बोलना चाहिए, बहुत मुद्दा चल रहा है कैटेगरी चेंज का। तो ऑब्वियस बात है ईडब्ल्यूएस के बच्चे चाहते हैं कि कैटेगरी चेंज का ऑप्शन ना आए, क्योंकि बहुत सारे अनरिजर्व के बच्चों उनको लगता है ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। लेकिन बच्चों देखो, तुम क्या चाहते हो ये मायने रखता है कि ये मायने रखता है कि सही क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। काम्बिले जी हैं, मतलब काम्बिले जो कैटेगरी है, अगर आप देखोगे वो तो ऑल इंडिया में वो एससी में आते हैं, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो यहाँ पे अनरिजर्व में आते हैं। अब अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया तो वो फॉर्म किसके हिसाब से फिल करेंगे, 15% के हिसाब से कि 85% के हिसाब से, आप मुझे बताइए। अगर वहां पे वो एससी फिल कर देते हैं और मान के लो उनको ऑल इंडिया से नहीं मिला कॉलेज, तो फिर वो स्टेट में क्या करेंगे, स्टेट में तो वो एससी में आते ही नहीं है। अब वहां पे अनरिजर्व करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप कैटेगरी को अपग्रेड करने का ऑप्शन तो दीजिए। मुझे नहीं पता ईडब्ल्यूएस फर्जी बनता है कि नहीं बनता। आप यार ईडब्ल्यूएस को फर्जी जो बन रहा है उसको रोकिए ना, लेकिन जो गलत हो रहा है वो तो गलत हो रहा है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे सेंट्रल में ओबीसी में आते हैं, लेकिन अगर स्टेट में देखो तो अनरिजर्व में आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेंट्रल में देखोगे तो अनरिजर्व में आते हैं, लेकिन स्टेट में ओबीसी में आते हैं। अरे सीजीडीएमई वालों, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो आपके पास मेरिट लिस्ट आई है कि वो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट, क्या सर्टिफिकेट एक ही होता है? आप मुझे बताइए, ओबीसी और सेंट्रल का सर्टिफिकेट एक ही होता है? अगर आपको चेंज नहीं करने देना है तो फिर ओबीसी और अपना स्टेट का सेंट्रल जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल का और स्टेट का वो सेम रखिएगा। फिर क्यों आप अलग अलग ले रहे हैं? एक तो आपको सेंट्रल के चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आपको छत्तीसगढ़ के लिए चाहिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का।
तो बच्चा क्या करे ये बताइए। अगर वो उसको पहले से थोड़ी ना पता है कि उसको 15% से कॉलेज मिलेगा कि 85% से कॉलेज मिलेगा, उसको पहले से तो पता ही नहीं है। और अगर आपको ऐसा करना भी है, तो ऐसा बवाल अगर करना भी है, तो इस बवाल को करने से पहले आप बता दीजिए नीट का फॉर्म फिल करने से पहले कि इस बार हम कैटेगरी चेंज करने नहीं देंगे। तो बच्चा जो है वो उस हिसाब से करेगा, वो डिसाइड कर लेगा कि हमको ऑल इंडिया से जाना है कि हमको स्टेट से जाना है। क्योंकि भैया ऑल इंडिया वाला अलग चीज होता है, स्टेट वाला अलग होता है। एक 15% के लिए और एक 85% के लिए दोनों जगह बच्चा एक ही कैटेगरी में आए, कैसे आप प्रूव करोगे। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप जनरल से ईडब्ल्यूएस जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन आपको अगर ओबीसी है तो अनरिजर्व में जाने देना चाहिए, और ये मतलब जो कुछ कैटेगरीज में चेंज करने देना चाहिए। एमसीसी जो इतनी बड़ी काउंसलिंग करा रहा है पूरी इंडिया की, वो तक ऑप्शन दे रहा है, मतलब आप कैटेगरी को अपग्रेड कर सकते, भले आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन वहां तो लोगों को पता होता है ना कि हम जो फॉर्म फिल करें 15% के लिए होता है, तो वहां तो वैसे भी कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन उनको भी नहीं देना चाहिए, उनको तो नहीं देना चाहिए। उनका तो एक रूल है, उनका तो नियम होना चाहिए कि हम नहीं देंगे, क्योंकि आपने जो फॉर्म फिल किया वो 15% के हिसाब से किया, तो हम नहीं देंगे। लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको तो देना पड़ेगा, और आप कल तक देंगे भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके पास गए और आपने बोला कि हम करेंगे कुछ, तो आपको एक देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी हाई कोर्ट जाएगा ना, 2 मिनट में वो आपको ना क्लास ले लेंगे, 2 मिनट में। क्योंकि अगर मेरे पास स्टेट का ओबीसी का रिजर्वेशन है तो 85% कोटा में मेरा अधिकार है कि मुझे रिजर्वेशन दिया जाए। अरे उस बच्चे ने उस समय पे ऑल इंडिया के हिसाब से अपनी रैंक अपनी कैटेगरी फिल की है, अभी वो स्टेट के हिसाब से करना चाहता है। तो आप इस चीज को समझिए। मैंने आपको समझाया काम्बले जो कैटेगरी है, अगर आप देखें तो वो ऑल इंडिया में एससी में आती है, तो उस समय क्या फिल करे, वो एससी फिल करें। और अगर वो और छत्तीसगढ़ में तो अनरिजर्व में आती है, नहीं मिला उसको ऑल इंडिया से, तो वो कहां जाएगी। आप यहां भी तुम उसको एससी में बोलोगे और एससी में कॉलेज अलॉट कर दोगे, तो वो कहां से सर्टिफिकेट लाएगा, कहां से लाएगा, आप बताइए। तो बिल्कुल गलत है। ईडब्ल्यूएस के बच्चों आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आप समझिए ना कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का मतलब कि ये समझिए, बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी जो अनरिजर्व में जाना चाहते हैं, उन्होंने उस समय ईडब्ल्यूएस फिल कर दिया, उनको लगा कि मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा, लेकिन आज नहीं बन रहा है। तो इसकी वजह से तो ऐसे 50-100 बच्चे बाहर ही हो जाएंगे, और ये जाएंगे ही जाएंगे हाईकोर्ट। और सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने रूल दिया भी तो आपको ये ऑल इंडिया का जो फॉर्म फिल हो रहा था उसके पहले बताना चाहिए। अगर तुम नहीं करना, मतलब तुम नहीं चाहते कि कैटेगरी चेंज हो, तो आपको पहले बताना चाहिए ना। अगर आप पहले बता दे तो बच्चा फिर डिसाइड कर लेता उसको स्टेट से जाना है कि ऑल इंडिया से जाना है। तो अगर उसको स्टेट से जाना होता तो वो स्टेट की कैटेगरी हिसाब से फिल करता। ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये आपको भी पता है आप गलत कर रहे हैं, और जो भी है, ठीक है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन देनी है यार। बहुत सिंपल से फॉर्म फिल हो रहा है और कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आना चाहिए, कल तक आएगा। मुझे ऐसा लगता है ये आएगा, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे लोग गए थे और उनकी तरफ से एक अच्छा ही मतलब सपोर्ट मिला है सीजीडीएमई की तरफ से। वो भी चीजों को समझना स्टार्ट किया। वहां पे कुछ लोग हैं जिनके पास बुद्धि और वो समझ रहे हैं कि सेंट्रल क्या होता है, स्टेट क्या होता है। इवन हर स्टेट के जो मतलब काउंसलिंग चल रही है वो तो कैटेगरी को चेंज करने दे रहे हैं। फिर तो आपको एसटी से एसटी स्पेशल भी नहीं जाने देना था। आपने बोला कि कोई भी आप चीज चेंज नहीं कर सकते, तो आप एक चीज क्यों चेंज करने दे रहे हैं, वो भी मत कीजिए, वो भी मत बच्चों को दीजिए। इवन हर अनरिजर्व का मतलब होता है हर बच्चे का अधिकार होता है इस पे। तो आप ओबीसी को अनरिजर्व में जाने से कैसे रोक रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कैसे आप एससी को अनरिजर्व में जाने से रोक रहे हैं और कैसे आप एसटी को अनरिजर्व में जाने से रोक रहे हैं। ये कोई नियम ही नहीं है। मतलब आपको कौन काउंसलिंग कराने को दे देता है, और काउंसलिंग लोग तो डराने का काम करें, उनको तो डराना है हर चीज के लिए। अच्छा मुझे आप एक चीज बताइए, आपने काउंसलिंग के लिए किसी को पैसा दिया हुआ है, तो क्या आज वो आपकी कैटेगरी चेंज करवा पा रहा है? अगर आप करना चाहते तो करवा पा रहा है क्या? क्या वो आपके कम मार्क्स पे आपको कॉलेज दिला पाएगा क्या? अगर किसी बच्चे के 470 नंबर है, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा, वो खुद से फॉर्म फिल कर रहा है, तुम्हारा काउंसलर 465 में क्या मार्क्स दिला पाएगा? 465 मार्क्स पे कॉलेज दिला पाएगा? नहीं दिला पाएगा, बिल्कुल नहीं दिला पाएगा। तो आप क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे तो ना, इसलिए मैंने 2 दिन तक वीडियो भी नहीं बनाई। कि आपको पैसा देना है तो आप दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं तुम्हारे लिए? आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं नहीं है जरूरत, नहीं है जरूरत, नहीं है जरूरत, फिर भी आप दे रहे हैं पैसा। ठीक है, अच्छी बात है, दीजिए, आपका ही पैसा है। तो बस मैं बता रहा हूँ कैटेगरी चेंज का कल ऑप्शन आएगा और आना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे समझाया है क्यों आना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, मुझे कोई फायदा नहीं है इससे, और ना ही मेरा ईडब्ल्यूएस वालों से कोई दुश्मनी है कि मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी चेंज। हाँ भले वो भैया वो अनरिजर्व से ईडब्ल्यूएस में ना दे, लेकिन बाकी कैटेगरी चेंज उनको देना ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, देना चाहिए। एटलीस्ट कैटेगरी को अपग्रेड कर सके तो देना ही चाहिए, ठीक है। तो ये देंगे वो, और फॉर्म बहुत ही आसानी से फिल हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है आपको। हाँ, आपको सिर्फ पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड करना है, और आप किसी का भी कर सकते हैं, पापा मम्मी भाई बहन, अपना खुद का करना जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो पैसा आएगा, याद रखिएगा, वो उसमें नहीं आता है, वो बस ऐसे ही ले रहे हैं लोग। जो पैसा आएगा जिस अकाउंट से, जहां से डिडक्ट होगा, जहां से अभी पैसा कटेगा, उसी में आएगा। तो नेट वाले भैया से बिल्कुल मत भरवाइएगा, नहीं तो नेट वाले भैया के अकाउंट में आएगा वो पैसा,
फिर वो आपको बोलेंगे हमारे पास तो कोई पैसा आया नहीं, वो भी आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं तो आपका सिर्फ पैसा बचा रहा हूँ, पता नहीं क्यों बचा रहा हूँ, क्योंकि बचा रहा हूँ। मेरा मन करता है कि आप लोग की मदद की जाए, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं होता अभी ये वीडियोस बनाने का, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पैसा देके कराना ही तो आप कराइए, ठीक है। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।